हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नित्य अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राजनीति विज्ञान से। इसको हम कंप्लीट करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि MP सेट का एग्ज़ाम 1 मार्च को है तो हम जल्दी ही इसको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ये बुक कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से। सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन हैं जो कि हिंदुओं को जोड़ते हैं? तो क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति एवं संस्कृति हिंदुओं को आपस में जोड़ के रखती है। सावरकर के अनुसार प्रदेश, क्षेत्र, प्रजाति एवं संस्कृति 3 ऐसे बंधन हैं जो हिंदुओं को एक सूत्र में जोड़ती है। सावरकर के अनुसार हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तट तक भारत भूमि को अपनी पितृभूमि या पुण्य भूमि मानते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी संप्रदाय के धमनियों में हिंदुओं का रक्त बह रहा है और हिंदू संस्कृति की छत्रछाया में लोग पल बढ़ रहे हैं। सावरकर ने हिंदुत्व 1923 लिखी है और हिंदू पद पातशाही 1925 में लिखी थी। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है रूसो के साथ। सहभागी लोकतंत्र ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कई व्यक्ति सार्वजनिक नीति एवं निर्णयों के निर्माण, निरूपण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। रूसो जैसे विचारक यह मानते हैं कि सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता का अधिकतम विस्तार आवश्यक है। समकालीन लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत। उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक जो है वो लिखी गई है रूसो के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो इन्होंने गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा लिखी है मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन अपने 3 प्रमुख सिद्धांत, गुफा का सिद्धांत, विभक्ति के रूपक का सिद्धांत और रूप का सिद्धांत के द्वारा किया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो इनका नाम है VR अम्बेडकर जी। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्न जातियों के उद्धार के लिए बुद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अंतिम समय में स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। नेक्स्ट आते हैं जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में सम्मिलित है। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसमें उदारतावादी, सामुदायिकता, समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना इसमें शामिल की गई हैं। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहलाता है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में उदारवादिता और सामुदायिकत्व, समाजवाद, लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, पुनर्वितरण, लोक कल्याणकारी योजना, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत, अवसर की उचित समानता का सिद्धांत इत्यादि तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। अज्ञानता के पर्दे के आधार पर न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी, सामूहिक, अहम, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, और स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो ये किया गया है M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय ने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी, सामूहिक, अहम, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, यह स्वाधीनता के लिए संघर्ष व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है। अतः इससे अन्य तथ्य हैं राय का नव मानववाद मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि की धुरी मानता है। राय राष्ट्रवाद की जगह विश्व बंधुत्व की धारणा को मान्यता देते हैं। राय ने भौतिकवाद के साथ साथ मानव विकास के सिद्धांत में विश्वास किया है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिरोध और अप्रतिरोधी अंतर्विरोध के बीच अंतर किसने किया है? तो इनका नाम है माओ। माओ के अनुसार मार्क्सवादी राज्य की स्थापना के साथ संघर्ष समाप्त
नहीं होता, यह केवल एक नया रूप ले लेता है। साम्यवाद की स्थापना के बाद भी देश में अंतर्विरोध चलते रहते हैं, जैसे प्रगति और ऋणता के बीच, अग्रिम दस्ते और पिछले की श्रेणियों के बीच, सकारात्मक और नकारात्मक के बीच, अतः यहाँ तक कि उत्पादक शक्तियाँ एवं उत्पादन की स्थितियों के बीच। माओ के अनुसार एक अंतर्विरोध दूसरे अंतर्विरोध को जन्म देगा और जब पुराने अंतर्विरोध सुलझा लिए जाएंगे तो उनके स्थान पर नए अंतर्विरोध उठ खड़े होंगे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक को उनकी पुस्तक बताइए। पहले आते हैं डी हेल्ड के द्वारा लिखी गई है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आते हैं जे लिवली, इनके द्वारा डेमोक्रेसी लिखी गई है। मैकफर्सन के द्वारा लिखी गई है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। सी पैटमैन के द्वारा लिखी गई है पार्टिसिपेशंस एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। डी हेल्ड के द्वारा मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई है जो कि 1987 में आई थी। जे लिवली के द्वारा डेमोक्रेसी लिखी गई है। सी बी मैकफर्सन के द्वारा द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1965 लिखी गई है और सी पैटमैन के द्वारा पार्टिसिपेशंस एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखी गई है 1970 में। अन्य तथ्य हैं स्वातंत्र मूलक व्यक्तिवाद की संकल्पना सी वी मैकफर्सन के साथ जुड़ी हुई है। सृजनात्मक स्वतंत्रता भी मैकफर्सन की ही संकल्पना है। नीचे दिए गए हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि जे स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कथन है सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। लोकतंत्र और सामाजिक प्रगति से जुड़ी हुई समस्याओं पर विचार करते हुए मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर विशेष बल दिया है। मिल आधुनिक लोकतंत्र के लिए केवल प्रतिनिधि शासन की प्रणाली को ही उपयुक्त समझते हैं। इस आधार पर कथन ए सही है जबकि कारण गलत है। विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अन्य तथ्य में मिल ने महिला मताधिकार का समर्थन किया है। मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुल मतदान की प्रणाली का समर्थन किया है। नेक्स्ट आते हैं महत्व और उनसे संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, उनको हमें सूची 1 से सूची 2 से मिलानी है। तो ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, तो हम यहाँ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को आप किस सैद्धांतिक उपागम से संबद्ध करेंगे। हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और इन्हें लागू करता है। ये संबंधित है उत्तर आधुनिकतावाद से। हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और इन्हें लागू करता है। यह कथन उत्तर आधुनिकतावाद उपागम से संबद्ध है। उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि शक्ति व्यक्ति विशेष तथा संस्था के बजाय शरीर की कोशिकाओं की भांति सर्वत्र विद्यमान है। प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक डेरिडा, फूको हैं। फूको का प्रसिद्ध कथन है नॉलेज इज पावर। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। पहला है राजनीतिक सिद्धांतों के अंत पर वाद विवाद के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो सबसे पहले होगा राजनीतिक सिद्धांतों की हाश पर डेविड ईस्टन का विचार है। नेक्स्ट आता है सेकंड राजनीतिक सिद्धांतों के अंत पर पीटर लास्टर्ड। फिर है राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर R.A. हडल। और फोर्थ आते हैं राइमर राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में है। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांतों के अंत से संबंधित जो विवाद चला उसमें सबसे पहले डेविड ईस्टन का नाम लिया जाता है। ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के माध्यम से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना की। लास्ट इसी परंपरा को रॉबर्ट डहल ने आगे बढ़ाया। राइमर ने तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों को डॉग हाउस की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइए। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, तो पहला सही हो जाएगा। रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्यवाही करती हैं, ये भी सही है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड
2 साल तक के लिए विलंबित कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। और चौथा है मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नवत विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तीसरा, कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है। चौथा, कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के सदस्यों में से है। और पांचवा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसके कारण समस्त शक्तियां संघीय शासन में विद्यमान हैं और इन विषयों पर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। निर्वाचन प्रक्रिया और उनसे संबंधित देश। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये संबंधित है यूएसए से। द्वितीय बैलेट प्रणाली, ये फ्रांस के द्वारा अपनाई गई है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली को जर्मनी से लिया गया है। और पार्टी सूची प्रणाली को लिया गया है स्विट्जरलैंड से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यूएसए से संबंधित है। द्वितीय बैलेट पेपर फ्रांस का है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी की है और पार्टी सूची प्रणाली को स्विट्जरलैंड से लिया गया है। संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः क्या होते हैं? तो संरचनात्मक कार्यवाद जांच पड़ताल का एक ढांचा होता है। संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः एक अन्वेषण की प्रणाली है जो किसी घटना के अध्ययन के लिए अनुभाविक प्रकारवाद का प्रायोगिक रूप है। संरचनात्मक प्रकारवाद का लक्षण राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्यवस्था करना है। एलमंड ने राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रकारवाद की नींव रखी। नेक्स्ट आते हैं एसपी हेटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब जन गतिशीलता और जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है। हैटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब जन गतिशीलता और जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है। राजनीतिक क्षय के निम्न कारण भी उत्तरदायी हैं। पहला, चुनाव में हेराफेरी एवं अनियमितता। दूसरा, हिंसा के प्रयोग से विरोध प्रदर्शन। तीसरा, राजनीतिक दलों का विखंडन। चौथा, शासन की पूजा करना। पांचवा, राजनीतिक हत्या। और छठवां आता है सरकारी विचारधारा की गुणगान इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। पहला है यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, कारण कहता है कि बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। और RA की सही व्याख्या भी करता है। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका में सामान्यतः निचला सदन या प्रथम सदन से उच्च सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन अमेरिका व्यवस्थापिका का द्वितीय या उच्च सदन जिसे सीनेट कहा जाता है वह निचले सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें प्रमुख है बिना सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा ही की गई नियुक्ति, संधि और समझौता प्रभावी नहीं होगा। विश्व की अन्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन निर्वाचन अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, जबकि सीनेट का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसी कारण इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है बताइए। तो सबसे पहले आते हैं आश्रयता का सिद्धांत, ये समीर आमीन के द्वारा दिया गया है, सही है। दूसरा, विकास का सिद्धांत, ये लुशियन पाई ने दिया है, ये भी सही है। परायपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, ये भी सही है। नकारात्मक सिद्धांत जॉन रॉल्स का सिद्धांत नहीं है, तो पहले 3 सही हो जाएंगे। पहला आता है आश्रयता का सिद्धांत समीर आमीन ने दिया है। विकास का सिद्धांत लुशियन पाई ने दिया है। परायपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और UK में सर्वसामान्य हैं? तो पहला आ जाएगा द्विसदन पद्धति और दूसरा आ जाएगा सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों ही सही हो जाएंगे। भारत एवं ब्रिटेन दोनों देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका एवं पार्टी के बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री बनना प्रमुख विशेषता है। भारत में जो संविधान है इसकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। भारत का संविधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और अविकसित है। निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया है? बहुसंख्यक
बहुलता एक मतपत्र प्रणाली जो कि पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। ये ड्यूवर्जर ला पोलम्बरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है इस परिभाषा को। नेक्स्ट आते हैं निर्वाचन कानून को। ड्यूवर्जर्स ला पोलम्बरा ने बहुसंख्यक या बहुलता एक मतपत्र प्रणाली जो कि पार्टी द्वैधता को की ओर प्रवृत्त होती है इस रूप में परिभाषित किया है निर्वाचन पद्धति को या निर्वाचन कानून को। नेक्स्ट आता है यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के समाज वैज्ञानिकों के बीच गर्मागर्मी चर्चा का विषय बना था? तो ये था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत समाज को दो वर्गों में विभाजित करता है, एक वर्ग अल्पसंख्यक का और दूसरा वर्ग बहुसंख्यक का। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को व्यवस्थित करने के लिए यूरोपीय विचारक पेरेटो का महती योगदान रहा है। इसके अंतर्गत शासन की समस्त शक्तियां अल्पसंख्यक वर्गों के हाथ में होती हैं। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक पेरेटो, मास्का और रॉबर्ट मिचेल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं रैल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा है। तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये हो जाएगा साधक। रैल्फ मिलीबैंड ने साधक दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए कहा कि इस अवधारणा के अंतर्गत शासक वर्ग राज्य को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखते हैं जिससे उनके हित की पूर्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये है रॉबर्ट मेल्शन और हार्वर्ट बोल्ब का। सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। यह कथन रॉबर्ट मेल्शन और हार्वर्ट बोल्ब का है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है? तो क्षेत्रीय दलों का स्पष्टीकरण हो जाएगा राज्य के ढांचे एवं राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय हितों की पुनर्स्थापनाशील अभिव्यक्ति एवं नव उदारवाद में परिवर्तन, दूसरा भी सही है। तीसरा आधुनिकीकरण में पैराडाइम ने क्षेत्रों का निरूपण स्थानीय इकाई के रूप में किया है, तो ये गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यक राष्ट्रों राज्य हित राष्ट्रों का राजनीतिकरण, तो ये भी क्या हो जाएगा? फोर्थ सही है। क्षेत्रीय दलों के बारे में सही स्पष्टीकरण बताइए। राज्यों के ढांचे एवं राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण। दूसरा कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय एवं क्षेत्रीय हितों के पुनरुत्थानशील अभिव्यक्ति एवं नव उदारवाद में परिवर्तन। अल्पसंख्यक राष्ट्रों राज्य हित राष्ट्रों का राजनीतिकरण। नेक्स्ट आते हैं किनकी पुस्तक में जाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है? अंतर्विवाही गुट या अंतर्विवाही गुट समूह जिनका एक जैसा नाम हो, जो आनुवांशिक रूप से उस समूह के सदस्य हों, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाएं, साथ ही अपनी सामान्य उत्स का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं या सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग माने जाएं। उसे किसने के द्वारा कहा गया है? ई वर्ल्ट के द्वारा कहा गया है। ई वर्ल्ट के द्वारा कहा गया है। जाति को परिभाषित करते हुए ई वर्ल्ट ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अंतर्विवाही गुट या अंतर्विवाही गुट समूह जिसका एक जैसा नाम हो, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाएं, साथ ही अपने सामान्य उत्स का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं या सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग बन जाएं। नेक्स्ट है भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण,
संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर फिरोज खां नूर, सर जाफर उल्लाह खां और डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों ही संविधान सभा के सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि सर फिरोज खां, सर जाफर उल्लाह खां और डॉक्टर जयशंकर संविधान सभा के सदस्य हेतु चुने गए थे। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। उस सदस्य की पहचान की गई, ये है हमारे टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केवल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष बने गए थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे। फिर आते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णलाल मुंशी, माधवराव, मोहम्मद शादुल्ला और टीटी कृष्णमाचारी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पुस्तक और उनके लेखक या संपादक बताइए। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट, इसका संबंध है पार्थ चटर्जी से। तो डेवलपमेंट की प्लानिंग है और जो इंडियन स्टेट की वो किसने बताई, पार्थ सुझाया है पार्थ चटर्जी के द्वारा। इंडिया ग्लोबलाइजेशंस एंड चेंज, इनका संबंध है पामेला शामर स्मिथ से संबंधित है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, सिंह इंडिपेंडेंट, इनका संबंध है टीवी सत्यमूर्ति से। और थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, इनका संबंध है एंथनी डी स्मिथ से। पहले आते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट, पार्थ चटर्जी से संबंधित है। इंडिया ग्लोबलाइजेशंस एंड चेंज या प्रमेला शामर इसमें से संबंधित है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंसिंग्स इंडिपेंडेंस, टीवी सत्यमूर्ति से संबंधित है। और थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, इनका संबंध है एंथनी डी स्मिथ से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें बर्खास्त मुख्यमंत्री और उनसे संबंधित राज्यपाल या जिम्मेदार राज्यपाल, किनके कारण कौन से सीएम बर्खास्त किए गए थे। तो पहले आते हैं अजय मुखर्जी, इनका संबंध है धर्मवीर से। अजय मुखर्जी धर्मवीर से संबंधित हैं। चरण सिंह का संबंध है गोपाल रेड्डी से। एन.टी. रामाराव का संबंध है रामलाल से। और फर्रुख अब्दुल्ला का संबंध है जगमोहन से। बर्खास्त मुख्यमंत्री और जिम्मेदार राज्यपाल, अजय मुखर्जी धर्मवीर से, चरण सिंह गोपाल रेड्डी से संबंधित हैं। एन.टी. रामाराव का संबंध है रामलाल से। और फारूक अब्दुल्ला का संबंध है जगमोहन से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। तो बी.वी. गिरी का संबंध था। राष्ट्रपति डॉक्टर बी.वी. गिरी का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन से था। बी.वी. गिरी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं, निर्वाचन में द्वितीय चरण की गणना इनके लिए की गई थी। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है। तो सिक्किम की होती है। भारत में सिक्किम विधानसभा की सीटों का आरक्षण धार्मिक आधार पर होता है। भारतीय संसद में निम्नलिखित कथन किसका है। तो भारतीय संविधान में जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। कथन पढ़ते हैं। ये तीनों शक्तियाँ अर्थात राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियाँ सापेक्षिक हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती हैं। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं, कभी सहयोग करती हैं, लेकिन इसमें सामंजस्य कभी नहीं होता। ये कहा गया है इरी एम केकोविच के द्वारा। भारतीय संदर्भ में EMN केकोविच का कथन है कि ये तीनों शक्तियाँ राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियाँ सापेक्षिक हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती हैं। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती हैं तो कभी सहयोग करती हैं, लेकिन इसमें सामंजस्य कभी नहीं होता। राज्य सरकार का अंकेक्षण होता है। केंद्र का विषय किसका है। केंद्र का विषय है।
राज्य सरकार का अंकेक्षण केंद्र का विषय है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र का अंकेक्षण या लेखा परीक्षण है। राज्य के अंकेक्षण एवं लेखांकन दोनों का काम करता है, जबकि केंद्र में लेखांकन को 1976 में अंकेक्षण से अलग करके महालेखापाल वित्त लेखा पद सृजित कर उसमें समाहित कर दिया है। इस तरह केंद्र में अंकेक्षण या लेखा परीक्षण या राज्यों के अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण एवं लेखांकन दोनों दिखता है। अवधि समापन या लैप्स के नियम का अर्थ क्या है? तो लैप्स के नियम का अर्थ है विधानसभा द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। अवधि समापन के नियम का अर्थ है विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ की जा सकती है? तो ये प्रारंभ की गई है संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके। संविधान सभा या संविधान के द्वारा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का प्रावधान है। सभी राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होती? तो भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय वन सेवा है, लेकिन विदेश सेवा इसके अंतर्गत नहीं आती। भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। पहली भारतीय पुलिस सेवा, दूसरी भारतीय प्रशासनिक सेवा और तीसरी आती है भारतीय वन सेवा, जबकि भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता। कोई भी सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है, तो ये इसके लिए सहयोग नहीं करता या सुनिश्चित नहीं करता स्वतंत्रता। आयोग का अध्यक्ष उसके सदस्य सुनिश्चित अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये कहता है। कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है और वह भी संविधान में दी गई विधि से, तो ये भी सही हो जाएगा। आयोग का खर्च भारत की समेकित निधि से लिया जाएगा, तो ये भी सही है, लेकिन फोर्थ गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 का में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अवधि समाप्त होने पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, जबकि सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा पदावधि की समाप्ति के बाद नियोजन का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के लिए महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग और सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। ये कहा गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी नीति के संदर्भ में हिमालय के सीमांत क्षेत्रों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा था कि यदि इनका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग और सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे, तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन एवं निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? J.M. पिफर्नर के द्वारा। J.M. पिफर्नर ने प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा था कि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन एवं निर्देशन। किस साल की विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन एवं विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया है? तो 1992 में कहा गया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1992 को सुशासन विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया है। किस विभाग में प्रशासनिक अधिकार
आदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली कहलाती है। यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो उसे कहा जाता है वीरो। वीरो प्रणाली के अंतर्गत किसी विभाग में प्रशासकीय अधिकार एवं व्यक्ति एक ही में केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। WF बिलोबी इनके द्वारा दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा दिया गया है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। और मूनी एंड रिले के द्वारा दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। WF बिलोबी के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा क्रिएटिव एक्सपीरियंस दिया गया है। मूनी एंड रेले के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हेनरी फ्योल के द्वारा इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी है? तो प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा ब्लैक एंड मूटन के द्वारा दी गई है। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा ब्लैक एंड मूटन द्वारा प्रतिपादित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला है, कथन कहता है कि निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व संबंधित देश से बाहर के कारक तत्व होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। और आर की सही व्याख्या भी करता है। निर्भरता सिद्धांत के अंतर्गत उन्नत देश विकासशील देशों में पूंजी निवेश करके उन्हें कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तथा तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पुरानी उपनिवेशवादी शक्तियों को उपनिवेशवाद का आर्थिक लाभ तो पहले की तरह प्राप्त हो जाता है, जबकि उन्हें उसका राजनीतिक खर्च भी नहीं उठाना पड़ता। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और उनसे संबंधित देश बताइए। पहले आते हैं टोयोटा, इनका संबंध है जापान से। टोयोटा का जनरल इलेक्ट्रिक का संबंध है USA से। नेस्ले का संबंध है, नेस्ले है अपनी स्विट्जरलैंड से। और इलेक्ट्रोलस का संबंध है कनाडा से। इलेक्ट्रोलस का संबंध है कनाडा से। टोयोटा का संबंध है जापान से। जनरल इलेक्ट्रिक का संबंध है USA से। नेस्ले का संबंध है स्विट्जरलैंड से। और इलेक्ट्रोलस का संबंध है जापान से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रीजनल इकोनॉमिक कमीशन और उनसे संबंधित सिद्धांत बताइए। पहले हैं इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इनका संबंध है स्विट्जरलैंड से। दूसरा, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, इसका संबंध है इथियोपिया से। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ लैटिन अमेरिका, ये स्थित है चिली में। और इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया, इसका संबंध है इराक से। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, स्विट्जरलैंड से संबंधित है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इथियोपिया से संबंधित है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, चिली से संबंधित है। और इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया, इराक से संबंधित है। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा की गई है? तो भारत और सिंगापुर के लिए की गई है। भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा की गई है। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच 2005 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट आते हैं इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की गई थी? तो इन्होंने असमान संधि के कारण, नेपाली अस्मिता की बढ़ता हुआ दबाव के कारण और चीन से समान दूरी की नीति के कारण, उपयुक्त सभी के कारण इनके द्वारा विरोध किया गया था। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप
1950 की आलोचना निम्न कारणों से की गई थी: असमान संधि, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दबाव और चीन से समान दूरी की नीति। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने सन 1984 में आयोजित आणविक निरस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शक्ति पहल में भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति जिया उल हक। 1984 में आयोजित की गई आणविक निरस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शक्ति पहल में प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति हैं जिया उल हक, इन्होंने भाग नहीं लिया था। बल्कि कौन कौन आए थे इसमें? राष्ट्रपति राउल अल्फोंसेन आए थे, प्रधानमंत्री एंड्रीज पापिन एंड्रूस आए थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन जिया उल हक नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। पहला कथन है, चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया है, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया है जिसके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान एवं अलकायदा के सहयोग से जिजियांग में इस्लामी कट्टरता के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशियाई नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है। तो दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।